नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की वीडियो में हम आपका यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम जो है जो पहला जो पार्ट है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं उनको जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर हम करने वाले हैं आपके जो एग्ज़ाम है उसमें जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार अब जब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें से फिर जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसको जब हम देख लेते हैं तो यहाँ पर जो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोलॉजी, इसमें क्या क्या आता है। परिस्थितिकी हो गई, जैसे इकोलॉजी हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र इसमें इकोसिस्टम है, और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हो गए इसमें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नियम है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार आ जाते हैं, प्राकृतिक परितंत्र हो गया और मानव निर्मित परितंत्र। तो ये जो आपके इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर पार्ट है पारिस्थितिकी का, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। अब जो ये इकोलॉजी ये क्या होती है, तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि ये शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो ओकोलॉजी यहाँ पर शब्द है, ओकोलॉजी शब्द जो है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो सर्वप्रथम ओकोलॉजी जो है इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। और हैकल के द्वारा निर्मित ओकोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ है। तो इस शब्द का प्रयोग जो है ये जो सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल जो इन्होंने 1869 में किया था, और हैकल के द्वारा निर्मित ये जो ओकोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, जिसमें ओकोस रहने का स्थान और लोगोस अध्ययन है। इससे आगे चलकर ही ओकोलॉजी को एकोलॉजी जो है कहा जाने लगा। तो ये जो एग्जाम में आ सकता है, ये जो शब्द है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओक्योस और ये लोक्स, इन शब्दों से मिलकर बना है। और किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। और ये हमारा सिस्टम है यहाँ पर एकोलॉजी और इकोसिस्टम। उसके बाद आ जाता है वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को व्यापक रूप दे दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों और जंतुओं को तो उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधी का अध्ययन किया जाता है, वर्ण, मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। और ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टॉन्सले के द्वारा 1935 में किया गया था। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी समघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और यह परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारितंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण अजैविक घटक के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टतः निश्चित जैविक जो संरचना है इनके भीतर होता है और जिसमें विभिन्न तत्वों तथा सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। तो इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था A.G. टॉन्सले के द्वारा कब, 1935 में।
उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि यह जो संरचित और संगठित होता है, ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है सुसंगठित तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है आकार के आधार पर इसके अनेक भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर इसके भाग बताए गए हैं। जैसे यह है पारिस्थितिकी क्रमता। अब पारिस्थितिकी जो क्रमता है किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत प्रजातियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीके एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी क्रमता की संकल्पना को जोसेफ ग्रीनलैंड ने प्रतिपादित किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। और पारिस्थितिकी निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होगी, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियों का पारिस्थितिकी निकेत अधिक विस्तृत होता है। पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कुछ यहाँ पर जो कारक हैं, कुछ कारक जो बताए गए हैं। जैसे पहला आ जाता है यहाँ पर संख्या चर, दूसरा आ जाता है निकेत चर और तीसरा आ जाता है आवास चर। अब जो यहाँ पर पहला है संख्या चर, ये क्या है? संख्या का घनत्व आ जाता है, इसमें प्रजाति का क्षेत्र आ जाता है, भोजन या आहार की आवृत्ति आ जाती है। दूसरा आ जाता है निकेत चर, इसमें स्थान की ऊंचाई, दैनिक समय की अवधि, आहार तथा संख्या में अनुपात आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आवास चर, इसमें उच्चवच मतलब ऊंचाई, ढाल की मृदा और मृदा की उर्वरता आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको तीन भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तीन कारक है, संख्या चर, संख्या का घनत्व, प्रजाति का क्षेत्र, भोजन या आहार की प्रवृत्ति। दूसरा निकेत, स्थान की ऊंचाई, दैनिक समय की अवधि, आहार तथा संख्या में अनुपात। और तीसरा आवास चर, ऊंचाई, ढाल की मृदा और मृदा की उर्वरता, ये इसमें आ जाती है। अब है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके घटक हैं जैसे अजैविक घटक हो गया। पारितंत्र के अजैविक घटक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं। इनमें बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तथा रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं, जलवायु, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु तथा मौसमी दशाएं इसमें शामिल होती हैं। तो ये आ जाता है यहाँ पर अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में कौन कौन से आएंगे? मृदा, जल, वायु, प्रकाश ऊर्जा, ये आ जाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु और मौसम दशाएं। तो ये सारा आपका अजैविक घटक जो है इसमें आ जाता है। अब जो यहाँ पर कुछ चित्र है इसके माध्यम से भी बताया गया है। तो ये है अजैविक घटक। तो इसमें प्रकाश, सूर्य, आर्द्रता देख सकते हैं, तापमान, मौसम तथा जलवायु है, जल, मिट्टी, और ये सारा सारा क्या है? पर्यावरण है। तो प्रत्येक अजैविक कारक का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, मगर प्रत्येक कारक स्वयं भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है और बदले में उन कारकों को भी प्रभावित करता है। कोई जीव तथा पर्यावरण में कहाँ कहाँ कितनी अच्छी तरह रह पाता है, इसके महत्वपूर्ण निर्धारक अजैविक कारक होते हैं। इसलिए इसे सीमाकारी कारक भी कहते हैं।
जैविक घटक, जैविक घटक क्या होता है? जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक ये आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी जो ये चित्र जो है इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। एक घास भूमि प्रतंत्र में जैविक घटक और उस क्षेत्र में जीवित पादप व जंतु आते हैं। तो ये सारे देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े जो हो गए हैं सारे। और ये यहाँ पर जल चक्र बताया गया है। ये जल है जो देख सकते हैं ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये क्या है? उत्पादक स्वपोषित होते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये आते हैं। और उत्पादक स्वपोषित होते हैं जो कि साधारणतया क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ घटक जो दिखाए गए हैं। जैसे ये घटक है, इसके आगे दो भाग हो गए, जैविक, अजैविक और जैविक घटक। अब जो जैविक है इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये आ जाते हैं। तो जैविक घटक के दो भाग हो गए और उसके बाद जैविक के घटक हो गए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और जो ये अजैविक है इसके आगे तीन भाग हो गए, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। अब जो ये तीन भाग है इसके भी आगे तीन हो जाते हैं, प्रत्येक के अलग अलग। जैसे भौतिक कारक है, इसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति ये आ जाते हैं। और जो अकार्बनिक कारक हैं इसमें जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज और चट्टान ये वाले आ जाते हैं। और जो कार्बनिक कारक हैं इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो घटक जो है इसके अंतर्गत ये सारा तंत्र जो है चल रहा है। और उसके बाद आ जाता है जैविक घटकों को मुख्यतः तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, उत्पादक में, उपभोक्ता में और अपघटक में। तो इस प्रकार से तीन जो प्रकार है इसमें इसको बांटा गया है जैविक घटकों को, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में। उसके बाद आ जाता है उत्पादक या स्वपोषी घटक। ये क्या होते हैं? उत्पादक या स्वपोषी समघटक। तो इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल ये आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। तो स्वपोषी ये हैं स्वपोषी। क्या? इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, स्वपोषी क्या होते हैं या प्राथमिक उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्व का मतलब अपना, पोषी मतलब पोषण करना, जो अपना पोषण अपने आप कर लेते हैं, तो वो हो गए स्वपोषी। उसके बाद है यहाँ पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्राय हैं जड़ युक्त पौधे जैसे साग, झाड़ी और वृक्ष ये आते हैं। जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवकम नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। जब पर्यावरणीय स्थिति अनुकूलतम रहती है तो पादप प्लवकों इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियाँ या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आ जाते हैं आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्राय जड़ युक्त पौधे, जड़ वाले जैसे साग, झाड़ी, वृक्ष आ गए। जबकि जो गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र इसमें पादप प्लवक नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं जब पर्यावरणीय स्थिति अनुकूलतम रहती है। तो पादप प्लवक इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्र में बड़ी झाड़ियाँ या बड़े वृक्ष के द्वारा तैयार होता है। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पर बांटा गया है।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर उपभोक्ता। कौन है? जो कंज्यूमर है। जैसे कि यहाँ पर इसको 3 जो भाग है उसमें बांटा गया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो मतलब पैदा करने वाले हैं, उपभोक्ता जो उनको भोगने वाली है, जो कंज्यूमर है। तो यहाँ पर भी इसको 3 भागों में जा बांटा गया है उपभोक्ता को। जैसे ये प्राथमिक उपभोक्ता है, वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकभक्षी, मतलब जो सब्जियां खाने वाला है। अब जैसे ये है चरने वाले पशु आ जाते हैं इसमें, प्राथमिक उपभोक्ता में। शाकभक्षी पशु, बकरी, खरगोश, ऊँट, ये जैसे घास खाते हैं, तो ये आगे शाकभक्षी, ये आगे यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आ जाता है द्वितीय उपभोक्ता। वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाकभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। तो यह है सांप, भेड़िया आदि। तो ये तो है प्राथमिक उपभोक्ता जो केवल घास खाते हैं। चरने वाले पशु हो गए, पशु, बकरी, खरगोश, ऊँट, ये तो आगे प्राथमिक जो केवल घास खाते हैं। उसके बाद है द्वितीय वाले, वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाकभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जो घास खाते हैं या कुछ अन्य खाते हैं उन पर निर्भर है। जैसे सांप है, सांप देख सकते हैं आप क्या खाते हैं, मेंढक वगैरह जो है उनको खाते हैं, या अन्य छोटे कीड़े मकोड़े जो हो गए। ऐसे यहाँ पर ये भेड़िया है। तो ये द्वितीय श्रेणी में उनको रखा गया जो साग खाते हैं या फिर अन्य जो मांस वगैरह वो और कुछ खाते हैं, तो ये उनको खाने वाले हैं। ये द्वितीय श्रेणी में है। प्रथम श्रेणी में जो केवल घास खाते हैं, द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं जो घास और अन्य प्राणी दोनों को खाते हैं। और जो तीसरी श्रेणी है, तृतीय उपभोक्ता, ये है मांसभक्षी। इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, बाज, बड़ी शार्क, शेर, बाघ आदि। तो प्रथम जो श्रेणी है इसमें केवल घास खाने वाले आ गए। द्वितीय श्रेणी में आ गए जो घास और मांस दोनं खाते हैं। और जो तीसरी जो श्रेणी है, तृतीय जो उपभोक्ता है, इसमें आ गए केवल जो मांस खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर उपभोक्ता को 3 जो कैटेगरिया जो है 3 श्रेणी इनमें बांटा गया है। घास खाने वाले, घास और मांस दोनों खाने वाले हैं, और ये जो यहाँ पर केवल मांस खाने वाले हैं। उसके बाद है अपघटक या मृतजीवी। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया और जो कवक है वे आते हैं, और ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। तो इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं और पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये डायग्राम जो है इसके माध्यम से बताया गया है। ये इस प्रकार से जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये चल रहा है। बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें। तो इस प्रकार से जो है तंत्र है, सूर्य की धूप से। तो उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन जो है ये निगलते नहीं हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत पाए पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जिसे या कपास, रुई वो क्या देते हैं जीवाणु। जैसे जो कोई खराब वस्तु हो जाती है उसके ऊपर फफूंद जो उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार से। तो उपभोक्ता की तरह यह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं, बल्कि अपने शरीर से मृत या मृत पाए पौधों और पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन के सामान्य कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये वे वाले हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में पारिस्थितिकी के नियम व संकल्पनाओं को उल्लेख किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसमें अजैविक व जैविक दोनों घटक होते हैं। संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एक महत्वपूर्ण नियम एक रूपतावाद का नियम है तथा भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही है जो कभी अतीत में थे, और भविष्य में भी वही रहेंगे जो वर्तमान में है। अंतर केवल उनके परिणाम, तीव्रता, आवृत्ति या दर का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित एवं कार्यशील होता है।
विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है, अर्थात उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह एक देशीय होता है। बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की ही प्राप्ति हो पाती है और इसे ही ऊर्जा का स्थानांतरण 10% का नियम भी कहा गया है। बढ़ते पोषण स्तरों में शोषण द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता चला जाता है, अर्थात उच्च पोषण स्तरों के जीवधारियों में शोषण के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है। किसी निश्चित पोषण स्तर के जीवों और ऊर्जा के मालिक स्रोतों के बीच जितनी दूरी बढ़ती है, उन जीवों के एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता में उतनी ही कमी आती है। यही कारण है कि आहार श्रृंखला छोटी और आहार जाल बड़ा और जटिल होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सूर्य तप परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य तप में कमी परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है। इसके अलावा परितंत्र की उत्पादकता को कुछ अजैविक कारक यथा वर्षा की मात्रा, मिट्टी की प्रकृति, जलवायु तथा रासायनिक कारकों में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित करती है। पारिस्थितिकीय जो परितंत्रीय स्थिरता समस्थिति क्रिया अवधि के द्वारा बनी रहती है, अर्थात परितंत्र में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन प्रकृति के द्वारा स्वतः समायोजित कर लिया जाता है। और पारिस्थितिकी परितंत्र जब किसी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को समायोजित नहीं कर पाता है, तब परितंत्रीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य जैव विविधता की समृद्धि, परितंत्र की स्थिरता, परितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण है। उसके बाद है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। प्राकृतिक परितंत्र नेचुरल जो इकोसिस्टम है, पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर, उदाहरण जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झील। इनसे हमें भोजन, ईंधन, चारा तथा औषधियाँ ये प्राप्त होती हैं। सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायक जैसे हवा, वर्षा और ज्वार भाटा पर निर्भर, उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ज्वार नदमुख, कोरल और रीफ। तो यह है सौर ऊर्जा तथा ऊर्जा सहायक, सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायक जैसे हवा, वर्षा, ज्वार भाटा पर निर्भर, जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और ज्वार नदमुख, कोरल रीफ। उसके बाद जो यहाँ पर ये कुछ जो चित्र है उसके माध्यम से भी बताया गया है। जैसे ये प्राकृतिक परितंत्र है, इसको दो भागों में बांटा गया है, स्थलीय और जलीय परितंत्र में। उसके बाद जो स्थलीय परितंत्र है, इसके भी आगे 4 भाग बताए गए हैं: वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा। और जो जलीय परितंत्र है, इसके आगे 2 हैं: जल अलवण जलीय परितंत्र और सागरीय परितंत्र। उसके बाद जो सागरीय परितंत्र है, यह है सागरीय परितंत्र। इसके अंतर्गत संक्रमणकालीन परितंत्र आ जाता है। और जो यहाँ पर वन है, इसके अंतर्गत आ जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण पतझड़ वन और यह यहाँ पर उत्तरी शंकुधारी वन या फिर टैग वन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्राकृतिक परितंत्र है। इसके 2 भाग है, स्थलीय और जलीय। प्राकृतिक परितंत्र उन पादपोर जंतुओं का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। उसके बाद है मानव निर्मित परितंत्र।
तो मानवमेड इकोसिस्टम, सौर ऊर्जा पर निर्भर, उदाहरण जैसे खेत और ये एक्वाकल्चर और कृत्रिम तालाब, ये हो गया। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर, उदाहरण जैसे नगरीय और औद्योगिक परितंत्र, तो ये है मानव निर्मित परितंत्र। सौर ऊर्जा पर निर्भर, जिसमें खेत, एक्वाकल्चर और ये कृत्रिम तालाब हो गया। और ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भर, उदाहरण जैसे नगरीय और औद्योगिक परितंत्र, ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इनको बांटा गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर आपका जो ये इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र, इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण जो लेसन था। और यहाँ से जो आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो सभी के सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। आप इसको जो है एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपका जो नेक्स्ट जो लेसन है उसको जो करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।